हेलो एस्पारेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 18 मार्च की न्यूज़ से। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगस्त्यामाला बायोस्फीयर रिजर्व रिजॉल्विंग नागोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट इंडिया स्पेस डॉकिंग माइलस्टोन इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो ये चार इश्यूज है, हम देखेंगे अभी एक एक करके। तो पहला है अगस्त्यामाला बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ पर है, कोई आइडिया है? ये केरला और तमिलनाडु के बीच में है वैसे। इसका रेंज 3,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। एरिया के केरला में 1800 है, इधर 1600 है, मतलब डॉट बीच में है दोनों के। मतलब हाफ हाफ पोर्शन जाता है इनको। सदर्न वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। और प्रोटेक्टेड एरियाज इसमें कौन से हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में। शेंदुर ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें आता है, बेप्पारा, नेयार, पलक्कड़, मुंडत्तुराई। तो ये इतना सब है। ठीक है। अब इसमें देखो ये अलग अलग लिखा है, कलाकड़ ये वगैरह, ठीक है, सब लिखा है। नाउ इंक्लूडेड है यूनेस्को नेटवर्क में। 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में। और इसमें कुछ है कि इतना और कुछ है? हाँ, बायोडाइवर्सिटी देखो, फ्लोरा प्लांट स्पीसीज कितने हैं? 2200 के आसपास प्लांट स्पीसीज है। 405 एंडेमिक। एंडेमिक मतलब क्या? तो ऐसे जो प्लांट स्पीसीज जो सिर्फ उसी रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं एंडेमिक। तो कुछ कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स है, वो इंपॉर्टेंट है, तो आपको आइडिया होना चाहिए उसका। फिर इधर फौना जो है, मतलब एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं यहाँ पर? तो नीलगिरी ताहर, ये गोट है। फिर लायन टेल्ड मकाक, ये बंदर का एक है। आपको लगेगा लायन रहेगा, तो नहीं, ये बंदर का टाइप है ये। तो उसका जो ये जो रहता है, मतलब काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसे, जुल्फे जो रहती है वैसे वाले। ठीक है। बंगाल टाइगर है। इंडियन एलिफेंट्स है। इंडिजिनस टाइप कौन सी है? कनी ट्राइब केरला और तमिलनाडु में, दोनों में पाई जाती है। यूनेस्को रिकग्निशन देखा जाए तो डेजिग्नेट इनको किया गया है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 2016 में। तो ठीक है, अगस्त हमारा याद रखिएगा। अब इस पर एक एमसीक्यू है सिंपल वाला, वो देख सकते हो आप। ट्राई करिएगा, थोड़ा सा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जाके क्वेश्चन पूछा है। आउट ऑफ द बॉक्स बोल सकते हैं हम। जो अब मैंने पढ़ा है उसमें से नहीं आएगा, पर थोड़ा सा बाहर है, पर इंपॉर्टेंट है। आर्मेनिया अजरबैजान पीस एग्रीमेंट हुआ है फाइनली। तो पीस डील किया है उन्होंने। और हॉस्टिलिटीज ओवर नागोर्नो कराबख। नागोर्नो और कराबख देखो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये देखा जाए तो आर्मेनिया और अजरबैजान, ये बस ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई नागोर्नो और कराबाख ये किससे रिलेटेड है। तो आर्मेनिया अजरबैजान, मतलब दो 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 कंट्रीज दे देंगे और उसके रिगार्डिंग पूछेंगे ये। अभी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में अगर जानना है तो वैसा देखा जाए तो सोवियत एरा से इनका बैकग्राउंड लगता है। एक ऑटोनोमस रीजन था अजरबैजान में, मुस्लिम मेजोरिटी था। फिर अर्मेनियन क्रिश्चियन पॉपुलेशन ने इनको यूनिफिकेशन किया आर्मेनिया के साथ। देखो, अर्मेनिया अजरबैजान ये दोनों में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट का इधर ही चल रहा था। अगर इधर क्या लिखा है देखते हैं, तो एरिया सेल्फ डिक्लेयर्ड एज द नागोर्नो कराबाख रिपब्लिक। और कुछ है कि इसमें नहीं, ठीक है। इधर ऊपर रशिया जॉर्जिया, इधर ये कौन सी है मुझे बताना, अर्मेनिया के अंदर। इंडिया का स्टैंड क्या था? न्यूट्रल है, इंडिया ने कोई साइड नहीं ली है, पर डिप्लोमेटिक रिजोल्यूशन की तरफ हम सपोर्ट करते हैं। और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो इंडिया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर है, ये दिया है क्या? ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये, ट्रेड रूट रहेगा। तो उसमें जो है ये रूट इसमें काफी मायने रखता है। ये देखो, यहाँ से कनेक्ट होके इस यहाँ से नीचे आता है। तो ये जो ट्रेड कॉरिडोर है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया तक आता है। इंपॉर्टेंट लोकेशन मैप वाइज आता है इसमें। तो वो हैंग हो गया लगता है फिर से। हम्म। तो अभी कंट्रीज शेयर अ बॉर्डर विद आर्मेनियन अजरबैजान, दोनों कंट्रीज से कौन से बॉर्डर शेयर होती है, तो वो बताना है आपको। फिर आता है हम इंडिया का स्पेस डॉकिंग माइलस्टोन। तो हमने डॉक किया है, फोर्थ कंट्री हुआ है हमारा इंडिया, यूएस रशिया चाइना के बाद। ठीक है, स्पेस डॉकिंग किया है हमने। और अनडॉक भी किया है। डॉकिंग मतलब क्या, आपने इंटरस्टेलर में देखा रहेगा, एकदम जोर से घूमते रहता है उनका स्पेस जो ये रहता है, स्पेस क्राफ्ट जैसे रहता है वो, ऐसे ऐसे घूमते रहता है और वो जाके सीधा डॉक करने की कोशिश करता है, तो उसको बोलते हैं डॉकिंग। मतलब वो अटैच हो जाता है स्पेस में ही, तो उसको बोलते हैं डॉकिंग। और स्पेस से निकल जाना, इसी को बोलते हैं अनडॉकिंग। देखो स्पेस क्राफ्ट जा रहा है वहां पर, अभी तक गया नहीं, पर ठीक है, जाएगा कभी ना कभी तो जाएगा। तो इंडिया का हिस्टोरिक फीट था ये, ऑटोनोमस डॉकिंग किया है हमने, मतलब कोई मैन्युअली जाके नहीं किया, ऑटोमेटिक हुआ है ये, मतलब कंप्यूटर के हिसाब से। तो SDX-01 चेजर और टारगेट थे, री एनफोर्सेज इंडिया कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल मैनेजर फॉर फ्यूचर स्पेस मिशन। देखो, अच्छा ये देखेंगे हम आगे वैसे। ठीक है, चलो स्पेस डॉकिंग जैसे मैंने बताया, अनडॉकिंग भी बता दिया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखो हमारा, पहली बात आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। ये हमारा अर्थ है, अभी तक नहीं आया अर्थ, अभी आ गया। ये अर्थ है। यहाँ पर समझो ये स्पेसशिप है। तो हमने यहाँ पर अनडॉक किया, ठीक है। अभी इधर चांद है। तो अभी हम क्या करेंगे, तो हम पहले जाएंगे इधर, इधर थोड़ा सा जो भी रहेगा वो लेंगे।
डॉक करेंगे, अगर कोई स्पेसक्राफ्ट आ रहा है तो इधर जाके डॉक करेंगे उसको, उसमें जाएंगे ये लोग, और यहाँ से सीधा चंद्रयान वगैरह कुछ भी कर सकते हैं हम, मतलब ह्यूमन मून मिशन कर सकते हैं हम यहाँ पर इन फ्यूचर। या फिर हमारा जो खुद का एक स्पेस स्टेशन भी बना सकते हैं हम ऐसा डॉक कर करके, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वैसा ही हमारा, मतलब अंतरिक्ष में छोटा सा रिसोर्ट टाइप करना है, अगर लेमैन टर्म्स में बताऊँ तो। रिसोर्ट टाइप करना है, मतलब उससे क्या होगा, उधर जाएंगे रेस्ट करेंगे, या फिर जो भी अगला मिशन रहेगा वहां से कैरी ऑन करेंगे, सीधा इधर से जाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। एक बीच में स्टॉप रहना चाहिए, ठीक है, वैसे वाला है। और चंद्रयान 4 वाला में, अभी चंद्रयान 4 में क्या करने वाले हम, तो सैंपल रिटर्न मिशन करने वाले। मतलब क्या करने वाले, इधर जाएगा हम, जो अपना ऑर्बिटर वगैरह जो भी रहेगा, लैंडर रहेगा, रोवर रहेगा, रोवर क्या करेगा, उधर से सैंपल उठाएगा, फिर से जाएगा शिप, मतलब उसके स्पेसक्राफ्ट में जाएगा, इधर आएगा, वो स्पेसक्राफ्ट इधर देगा, फिर यहाँ से लेके हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है। ईंधन की भी बचत होगी, और कुछ टेंशन नहीं है इसमें, और सिंपलर मिशन भी हो जाता है, ठीक है। आइडिया लग गया रहेगा आपको। अभी ग्लोबल माइलस्टोन की बात की जाए स्पेस डॉकिंग में, तो नील आर्मस्ट्रांग जी ने किया था 1966 में, नासा का जेमिनी 8 में किया था, फर्स्ट मैनुअल डॉकिंग किया था उन्होंने। फिर 67 में, अभी देखो इधर रेस लग गई थी यूएसए और रशिया में। 66 में इन्होंने किया तो लगे 67 में यूएसएसआर का कॉस्मोस 186 और 188 ने किया था, ऑटोनोमस डॉकिंग किया इन्होंने। फिर ये भी कम नहीं है, 2011 में चाइना ने फर्स्ट अनमैन डॉकिंग किया, फिर फर्स्ट क्रूड डॉकिंग किया 2012 में, और अभी इंडिया ने किया, ठीक है। और देर से आए पर दुरुस्त आए। तो अभी ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारा स्पेस डॉकिंग का फ्यूचर मिशंस के लिए, और ये 150 वर्ड्स में लिखना है आपको। इसका आंसर्स मैंने प्रोवाइड किया है टेलीग्राम चैनल पर, आप देख सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में। सबसे इंपॉर्टेंट, अभी बहुत ज्यादा चर्चे में चल रहा था ये इशू, इलेक्टोरल प्रोसेस के रिगार्डिंग काफी ज्यादा दिक्कतें आने लग गई थी, कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है उस पर काफी सारे कंसर्न्स आने लग गए, कि इलेक्टोरल रोल जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं, डुप्लीकेट वोटर आईडी मिल रहे हैं, इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी नहीं रही है। तो वो अभी देखना है क्या क्या चल रहा है अभी। अगर देखा जाए तो लीगल फ्रेमवर्क क्या आता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में, तो आर्टिकल 324 जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अथॉरिटी देता है कि वो इलेक्शंस के ऊपर अपना जो भी रहेगा डिसीजन ले सकता है। रोपा एक्ट भी 5051 में, इसमें क्या बोला है कि जो इलेक्टोरल रोल्स है, कैंडिडेट का एलिजिबिलिटी है, इलेक्शन प्रोसीजर्स है, वो गवर्न कर सकते हैं रोपा एक्ट थ्रू। डिलिमिटेशन एक्ट में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो उसके हिसाब से पार्लियामेंट की हो या असेंबली की हो, तो कितने सीट्स रहने चाहिए उसके हिसाब से वो डिलिमिट करता है। और इलेक्शन एक्सपेंडिचर भी लिमिट किया गया है, 95 लाख जो है लोकसभा के लिए, और 40 लाख है असेंबली इलेक्शंस के लिए, लार्ज स्टेट्स की बात कर रहे हैं। और एक प्रॉब्लम आता है कि लिमिट नहीं है पॉलिटिकल पार्टी स्पेंडिंग पर, ठीक है, इंडिविजुअल तो ठीक है, पर पॉलिटिकल पार्टी कितना स्पेंड करे वो भी करना चाहिए था। कोई बात नहीं, वो तो बस नॉमिनल भी है ये, हार्डली मतलब 1% भी नहीं रहेगा, जो जितना अमाउंट इन्होंने बोला है उससे भी कई ज़्यादा खर्चा करते ही है। अभी इश्यूज क्या प्रॉब्लम आता है, अभी ईवीएम टैंपरिंग के कंसर्न्स आने लग गए, तो ये डिमांड करे कि 100% वीवीपैट वेरिफिकेशन होना चाहिए। फिर इलेक्टोरल इलेक्टोरल रोल मैनिपुलेशन होने लग गए, फेक वोटर एडिशंस आने लग गए महाराष्ट्र और दिल्ली इलेक्शंस में, तो ये एलिगेशंस लगाए गए हैं। डुप्लीकेट इपिक नंबर आने लग गए हैं, कुछ कुछ वोटर्स ने कुछ कुछ स्टेट्स में आइडेंटिकल इलेक्टर फोटो के आइडेंटिटी कार्ड पाए गए हैं। और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी होने लगा, 46 एमपीज जो है हमारे 2024 में क्रिमिनल केसेस है, 31 विद सीरियस ऑफेंसेस जैसे मर्डर और किडनैपिंग के 31% के केसेस में है। इलेक्शन एक्सपेंडिचर भी देखा जाए तो कोई स्पेंडिंग लिमिट नहीं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, तो ये अनचेक्ड कैंपेन स्पेंडिंग हो जाता है इसमें। अब इसमें कितना खर्चा करते हैं ये आपको पता ही रहेगा। रिफॉर्म्स नीडेड, अब इसमें क्या क्या आना चाहिए, वीवीपैट एक्सपांशन होना चाहिए, ईवीएम वीवीपैट वेरिफिकेशन जो है वो बढ़ना चाहिए इनके हिसाब से, आधार एपिक लिंकिंग होना चाहिए ताकि जो डुप्लीकेट वोटर है वो ना आ पाए। टोटलाइजर मशीन जो है एग्रीगेट वोट जो है मल्टीपल ईवीएम से इंश्योर करे वोटर एनोनिमिटी के साथ, मतलब कोई इसका नाम रिवील ना करे। रेगुलेटिंग पार्टी स्पेंडिंग होना चाहिए, ताकि स्पेंडिंग लिमिट जो है पॉलिटिकल पार्टीज पर एक रोक लगा जाए, बस कैंडिडेट्स पर नहीं। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी इन्फोर्समेंट किया जाए, ताकि स्ट्रिक्ट एक्शन जो ले सके हम, जो भी कैंपेन वॉयलेशंस कर रहे हैं या फिर मिसयूज कर रहे हैं कास्ट रिलीजन बेस पर। फास्ट ट्रैकिंग क्रिमिनल केसेस भी चलने चाहिए, ताकि जो क्रिमिनल्स है वो प्रिवेंट हो सके हमारे इलेक्शंस में। तो देखा जाए तो जो क्रिमिनल्स है वही वोट करके आते हैं। पता नहीं पब्लिक को क्या पसंद आता है ये इनके अंदर, अच्छे कैंडिडेट्स को तो ये लाते ही नहीं। चलो ठीक है, हमारी गलती है, फिर हम ही बोलते हैं कि भाई ये ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो, भाई आपने ही क्रिमिनल्स को चूज किया है तो आपको फिर भुगतना ही पड़ेगा। चलो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इंडिया में, अगर हिस्ट्री की बात की जाए, टाइमलाइन की बात की जाए, 1996 में, फिर सीधा 2002 में, 2010 में, और अलग अलग इंपॉर्टेंट कमेटीज और कमीशंस बिठाए गए थे, उनका पर्पस भी दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप पूरा, ये फैक्चुअल है, इतना पढ़ते नहीं बैठूंगा मैं, ये आप पढ़ सकते हो, एक बार आइडिया आ जाएगा आपको। अभी कुछ कुछ वेरियस कमेटीज के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैं रिकमेंडेशंस पढ़ता हूँ।
वोरा कमेटी ने क्या बोला, सजेस्टेड बोला कि स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड चेक्स ऑन पॉलिटिशियंस लिंक टू क्राइम एंड करप्शन। तो इनका जो बैकग्राउंड है वो चेक करना चाहिए, वोरा कमेटी ने बोला 1993 में, ताकि जो हमारा क्राइम और करप्शन है वो ज़्यादा, मतलब अगर पहले से बनता हुआ बिजनेस चल रहा है इनका क्राइम और करप्शन का, तो वो थोड़ा सा देखना चाहिए हमने। लॉ कमीशन 2014 ने बोला कि रिकमेंडेड डिस्क्वालीफाइंग कैंडिडेट्स ऑन वंस चार्जेस आर फ्रेम्ड। जैसे अभी आईएएस लोग को पूछा जाता है कि भाई आपके पीछे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, तो वैसे ही ये भी करना चाहिए, एमपीज और एमएलएज के लिए भी ऐसा ही करना चाहिए कि एक बार चार्जेस आपके ऊपर फ्रेम हो गए तो सीधा डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, ज़्यादा रखना ही नहीं चाहिए। सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन क्या सजेस्ट करता है, तो पार्शियल स्टेट फंडिंग टू रिड्यूस ब्लैक मनी इन इलेक्शंस। तो ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पार्शियल जो है स्टेट फंडिंग करना चाहिए, ताकि जो ब्लैक मनी है इलेक्शंस में वो कम यूज करे। वे फॉरवर्ड की बात की जाए तो देख सकते हो आप ये, ठीक है, एनहांस फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो, ठीक है, ये सिंपल, इतना इतना सिंपल नहीं करना है हमें, थोड़ा सा आपका जो यूनिकनेस है वो देखो, कंक्लूजन में एक थोड़ा सा एक उभर के आता है। आंसर्स तो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, और इंट्रो और जो कंक्लूजन रहता है, आप किस अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो क्वेश्चन को, वो डिपेंड करेगा। अभी अभी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन दिया है इसमें, एनालाइज द की चैलेंजेस इन इंडियाज इलेक्टोरल प्रोसेस एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स टू इनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी इन इलेक्शंस, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से जितना बड़ा लिखोगे उतना अच्छा है, 250 वर्ड्स का लिख लीजिए, मैं 150 वर्ड्स में इसका आंसर दे दूंगा। पर कोशिश कीजिएगा ये क्वेश्चन करने की। बाद में एक एमसीक्यू दिया है, सिंपल क्वेश्चन है कि कौन से इसमें से करेक्ट है, तो आप बताना। चलिए फिर, हो गया, जल्दी हो गया, मिलते हैं फिर। उम्मीद है आपको एक आइडिया लग गया रहेगा। प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, कैसे भी आंसर लिखिएगा, पढ़ के लिखिए, देख के लिखिएगा, कुछ भी करके देखिए, लिखना चाहिए, लिखना शुरू कर दीजिए बस। ठीक है, आपका जब तक हाथ हिलेगा नहीं तब तक आप, फिर मेंस मुश्किल है आपके लिए, ठीक है। चलिए फिर, अगर आपको कुछ अलग वीडियो देखना है तो यहाँ पर देख सकते हो। मिलते हैं फिर। जय हिंद।